आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन पिछले दिनों बताए गए अध्ययन से आगे का अध्ययन होगा। आज हम लोग पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति दोनों की प्रक्रिया एक सी ही है। अगर हम सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी अच्छे से जान लेंगे। या पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ लेंगे तो सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ लेंगे। क्योंकि पृथ्वी सौर मंडल का ही एक ग्रह है, वही प्रक्रिया रही है जिस प्रक्रिया से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। सूर्य की जो उत्पत्ति हुई या सौरमंडल के अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई, उससे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। देखिए, तारा, ग्रह और उपग्रह, इनके बारे में पूर्व में बताया गया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बार और मैं इसको रिपीट करना आवश्यक समझूंगा। तारा वो हैं जिनमें खुद के अपने प्रकाश हैं, जिनके खुद के अपने प्रकाश होते हैं और ये धीमी गति से आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह वो हैं जो प्रकाश अपने मंडल के या अपने परिवार के तारे से प्राप्त करते हैं। इनमें खुद का अपना प्रकाश नहीं होता और ये अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित कक्षाओं में तारे का चक्कर लगाते हैं और साथ ही परिभ्रमण भी करते हैं। इनको हम लोग ग्रह के नाम से, प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और फिर उपग्रह भी होते हैं। तो ये उपग्रह ग्रहों के उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। तो उपग्रह भी अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ये तीन चीजें हो गई, तारा, ग्रह, उपग्रह। तो सौर मंडल में तारा जो है सूर्य है। सूर्य अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षाओं में, और उपग्रह एक निश्चित कक्षाओं में ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो अब हमें समझने में आसानी होगी इन सिद्धांतों को। और सौर मंडल की या पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला, विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में ग्रहों की उत्पत्ति अपने ही तारों से हुई मानी जाती है। इस सिद्धांत में ग्रहों की उत्पत्ति अपने तारों से हुई मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि सूर्य से ही, इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य से ही समस्त सौर मंडल के ग्रहों या उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों की रचना हुई है। और दूसरा है प्रलयवादी, कैटाक्लिस्मिक और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अंतरिक्ष में दो तारों के परस्पर टकराने से विध्वंसकारी घटनाओं के कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो पहला हम लोग विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रथम सिद्धांत है वो है कास्ते द बफन। इसे हम लोग अगले उसमें देखते हैं, अगले स्लाइड में। कास्ते द विकासवादी या एकतावादी सिद्धांत, इवोल्यूशनरी और यूनिफॉर्मिटेरियन थ्योरीज। इसके अंतर्गत बफन की परिकल्पना। कास्ते द बफन फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सौर परिवार की उत्पत्ति के वैज्ञानिक विवेचन का सर्वप्रथम प्रयास किया। तो ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले इस दिशा में कार्य करने का श्रेय कास्ते द बफन को है।
इन्होंने सौर मंडल एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य यथा ग्रहों की रचना से संबंध में अपना विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया 1745 में। इनके अनुसार सूर्य के निकट एक विशालकाय पुच्छल तारा कॉमेट, सूर्य के निकट एक विशालकाय पुच्छल तारा आया तथा दोनों की टक्कर हुई। पुच्छल तारा आया और सूर्य और पुच्छल तारा की टक्कर हुई, जिससे सूर्य से कुछ द्रव्य पदार्थ बाहर निकल गया। इस टक्कर होने से सूर्य से कुछ द्रव्य पदार्थ बाहर आया और टक्कर हो गई। देखिए इस स्लाइड में दिखाया गया है कि सूर्य और कॉमेट पुच्छल तारा आया और सूर्य से टकराया। इस टक्कर के फलस्वरूप सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकल गए। इस टक्कर के फलस्वरूप सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकल गए और इन पदार्थों से कालांतर में घनीभूत होने से ग्रह बन गया। कालांतर में घनीभूत होने से ग्रहों की रचना हो गई। और फिर जो छोटे भाग थे वो उपग्रह बन गए। ग्रह एवं उपग्रह की रचना सूर्य से निकलने वाले पदार्थ से हुई। बड़े पिंड ग्रह बन गए और छोटे जो भाग थे, पिंड थे, उपग्रह बन गए और शेष पदार्थ जो इससे निकला वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया। अंतरिक्ष में विलीन हो गया जो कुछ और पदार्थ निकले थे। अब देखिए एक सिंपल सा की अवधारणा थी, बड़ा रोचक, बड़ा सिंपल लग रहा है। ये लग रहा है ऐसा कि सूर्य की सौरमंडल की उत्पत्ति इससे हो गई, लेकिन इसकी आलोचना भी खूब हुई। यह सिद्धांत 1745 में बफन महोदय ने दिया था और 50 सालों तक इस सिद्धांत की मान्यता बनी रही। लेकिन जैसे जैसे सिद्धांत या नियम विकसित होते गए विज्ञान में, वैसे वैसे इस सिद्धांत की आलोचना भी खूब होने लगी। पहला ये आलोचना था कि विभिन्न खगोलीय पिंड अपने निश्चित कक्षाओं में ही भ्रमण करते हैं, अतः उनके परस्पर टकराने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, यदि कोई धूमकेतु किसी तारे से टकराता भी है तो धूमकेतु का द्रव्यमान इतना कम होगा, इनका मास इतना कम होगा कि सूर्य जैसे तारे को हानि पहुंचा दे। और तीसरा है, सौर परिवार के कुल क्षुद्र ग्रहों व धूमकेतुओं का सम्मिलित द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से भी कम है। इन सबका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। ऐसी दशा में सूर्य से टकराकर वह सूर्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा ये कल्पना वाली सिद्धांत है। और चौथा है, ग्रहों का वितरण निश्चित क्रम में पाया जाता है। सिरों पर छोटे ग्रह व मध्य में बड़े ग्रह स्थित हैं। बफन ने इसकी भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। और पांचवा और अंतिम है कि ग्रहों में पर्याप्त गति तथा कोणीय संवेग पाया जाता है। सूर्य में गति व कोणीय संवेग कम पाया जाता है। तो सूर्य से निकलने वाले पदार्थ सूर्य से अधिक गति एवं कोणीय संवेग कैसे प्राप्त कर लेंगे, यह भी एक आलोचना का मुख्य विषय बना। और बफन की परिकल्पना में इन आलोचनाओं का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो यह मान्यता पूरी तरह से खारिज हो गई क्योंकि आलोचनाओं पर यह सही नहीं बैठ पाई।
हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बफन महोदय ने सौरमंडल की रचना के लिए अपना प्रथम प्रयास किया और यह प्रयास बाद के वैज्ञानिकों के लिए एक आधार बना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराएं विकसित की जाएं। आज हम लोगों ने विकासवादी या एकतावादी सिद्धांत के अंतर्गत बफन की परिकल्पना का अध्ययन किया, पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित। इसके लिए आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस ई लेक्चर को सुना। आप सभी का धन्यवाद एवं आभार। शेष अगले भाग में।